आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब लोग वो गौरवशाली पीढ़ी है जो 76वां गणतंत्र दिवस देख भी रही है और उसके इफेक्ट्स को भी देख रही है। पिछहत्तर साल का संविधान हुआ, 75 साल की गौरवशाली और गरिमामय यात्रा है इस भारत के संविधान की। और जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो मन करता है कि 75 साल में ऐसा क्या हुआ होगा, उसका असेसमेंट भी तो करें। और भारत ने अभी कुछ वर्ष पहले आजादी के भी 75वीं वर्षगांठ मनाई, तो बहुत जल्दी बदलते भारत को हम सब देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं। और आज 26 जनवरी उन सब बातों को याद करने का भी दिन है। ये दिन उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए और जब जब भारत मुसीबत में पड़ा उसमें अपने योगदान के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगाई और जो वो कर सकते थे वो सब किया। उन सबको भी याद करने का दिन है। ये कृतज्ञ राष्ट्र आज उन सबको भी याद करता है, उन सबका नमन करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि 75 वर्ष का जब संविधान हुआ और आज 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो उपलब्धियां देखें तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया, देश को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया, जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया और जब जब डिफिकल्ट टाइम्स आए तो उस समय भी अपने तरीके से गाइड करने का काम किया। पर अगर आउटपुट देखें तो सबसे एक बड़ी बात है जो हम सब महसूस करते हैं, वो है भारत आज संसार का सबसे बड़ा और प्रभावी लोकतंत्र। बहुत लोग मानते थे कि ऐसा होगा नहीं, भारत नहीं बन पाएगा, लेकिन आज भारत संसार का सबसे बड़ा और प्रभावी लोकतंत्र है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत में कभी सत्ता के ट्रांसफर को लेकर संघर्ष नहीं हुआ। यहां पर कभी देश की पार्लियामेंट को काबू करने का प्रयास नहीं हुआ। देश की पार्लियामेंट में कोई घुस नहीं गया। जब किसी भी पार्टी की सरकार थी, अगर वो नहीं रही, चुनाव हार गई, तो बहुत मर्यादापूर्ण तरीके से सत्ता का ट्रांसफर हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये 140 करोड़ का भारत है। हमारी जो उपलब्धि है विश्व को दिशा देने वाले भी की है। यहां सत्ता ट्रांसफर का कभी संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि लोकतंत्र जो है भारत के जन जन में है और भारत के लोगों के मनों के अंदर लोकतंत्र है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो उसका आधार भी ये विश्वास है लोगों का कि जो लोकतंत्र के प्रति भारत के लोगों की आदर और श्रद्धा है, ये शक्ति है भारत के संविधान की। ये हमारी ताकत है देश की और इस ताकत पर हमें गर्व है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की सरकार, रक्षा मंत्रालय ने इस बार का थीम बहुत अच्छा रखा। 76वें गणतंत्र दिवस का जो थीम रखा है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये तीनों शब्द बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत ही प्रेरणा देने वाले हैं कि स्वर्णिम भारत ने तय किया कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, उसके लिए सभी स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो दो इंस्ट्रूमेंट्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रभावी इंस्ट्रूमेंट हैं, आवश्यक है, उस पर काम करने की जरूरत है। एक है विरासत और दूसरा है विकास। जब हम विरासत की बात करते हैं तो विरासत तो राष्ट्र के विकास फाउंडेशन को मजबूत करती है। विरासत बुनियाद है, आधार है विकास की अवधारणा का। अगर विकास के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम बनाएंगे, वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें लेसन्स जो हैं, लेसन्स लर्न फ्रॉम विरासत, अपनी विरासत से जो हम लेसन्स लर्न करते हैं वो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स में होने ही चाहिए। क्योंकि जो समाज, जो देश पीछे की घटनाओं से सबक नहीं लेता है, तो जब वो घटनाएं दोबारा होती हैं तो ज्यादा कीमत उसको चुकानी पड़ती है। इस कारण से विरासत की बुनियाद पर विकास का ढांचा होना चाहिए। सब देश ऐसा, भारत को भी ऐसा करना चाहिए और भारत ऐसा कर ही रहा है। मन में प्रश्न आता है कि विरासत का मतलब क्या है। आखिर आज जब ये भारत ने तय किया स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, तो विरासत का मतलब क्या? जब हम बोलते हैं तो विरासत का मतलब क्या?
तो मैं भी इसको सोचने लगा कि अलग अलग लोग अलग अलग मतलब इसका बना सकते हैं। मतलब है भारत की विरासत का मतलब है सनातन, सद्भाव और समानता। भारत की विरासत का मतलब है संस्कृति, संस्कार और समरसता। भारत की विरासत का मतलब है ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म। भारत की विरासत का मतलब है पूर्वजों का त्याग, तप और वैराग्य। भारत की विरासत का मतलब है वीरता, करुणा और कृतज्ञता। वीरता, करुणा और कृतज्ञता। और भारत की विरासत का मतलब है वैभव, समृद्धि और कौशल। और सबसे बड़ी जो बात है, भारत की विरासत का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाली सदियों पुरानी भारत की सभ्यता। यह भारत की विरासत है। भारतवासी को गर्व होना चाहिए, गर्व करने भी ढूंढने चाहिए और उसको सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में समझना भी चाहिए। तो जब मैं रहा था तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आईं, कभी बचपन में पढ़ी थी, उसके बाद में पूरी कविता भी मैंने निकालने की कोशिश करी कि जब हम भारत की अविचल सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हजारों सालों की संस्कृति है, ये सदियों से चली आई है कि यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। आप में से बहुत सारे कविता, यह वह छल छल कल कल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया है पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आया है पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर, इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण ग्रही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है, शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है, हम सबकी चिरजीवन मर्यादा धर्म हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। भारत की पुरानी परंपरा है कि जब हमारे पूर्वज और कोई घर से जाता है तो उसको अंत में नदी के अंदर प्रवाहित करते हैं, तो यानी उनका जो पुण्य प्रवाह है वो सदियों से जो भारत में बह रहा है, वो उस सब को, उस सनातन परंपरा, उस भारत की संस्कृति, और वो ये है सब भारत की विरासत। अब सवाल उठता है कि विरासत तो ठीक हो गई, विकास के मायने क्या? अगर जब विकास की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास। लेकिन व्यक्ति का विकास और व्यक्तित्व का विकास, मानव का विकास का एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? तो वो फ्रेमवर्क विरासत का होना चाहिए। फ्रेमवर्क की बाउंड्रीज विरासत को डिफाइन करनी चाहिए। जो संस्कार राष्ट्र प्रेम पर आधारित होनी चाहिए यदि व्यक्ति के विकास की जब हम बात करते हैं। उसके बाद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, विरासत के मापदंडों और मानदंडों के आधार पर हमको करना चाहिए। अगर हम उस आधार पर करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें अपने आप सहज और सुलभ हो जाती हैं। जब भी हम नीतियां बनाते हैं तो वो जो भारत की संस्कृति का भाव है वसुधैव कुटुंबकम, वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अगर हमारे ध्यान में रहता है तो क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी समस्या आती नहीं अगर हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से नीतियां ये विश्व के दूसरे लोग भी बनाते। पर भारत का ये भाव है कि जब भी नीतियां बनाएं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये गणतंत्र दिवस और ये संविधान हमसे अपेक्षा रखता है। एक और बात है, आप सबने सुनी होगी, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम, यानी सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, जो है सब इस देश का है। इस भाव का निर्माण भारत के विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। जिससे नहीं तो क्या है कि जो स्वार्थ की भावना प्रबल है कि राष्ट्र हित पे बात नहीं, सिर्फ स्वार्थ हित पे बात होती है, हम सबके एक्शंस अपने स्वार्थ हित पे अगर जाएंगे। आज वो समय है, अगर 75 साल का संविधान हो गया, 76वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता भी 75 साल हम मना चुके, तो कुछ गियर्स को बदलने की तो आवश्यकता महसूस होती है। और इसको बहुत साधारण भाव में कहूं मैं अगर, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही संविधान का मूल भाव है। चाहे आप इसका प्रियम्बल देख लें संविधान का, चाहे आप इसके आर्टिकल्स देख लें, इसमें यही भावना नजर आएगी। और इसी कारण से
आज भारत सशक्त है, सशक्त और बनने की तरफ बढ़ता है। किसके लिए? मानवता के लिए। संसार के किसी देश को तंग करने के लिए या आक्रमण करने के लिए ऐसी अपेक्षा नहीं है भारत की, और होनी भी नहीं चाहिए। तो ये जो बात है, मैं आप सब जानते हैं, बहुत हरिओम पंवार साहब को कोट करता हूं। हरिओम पंवार साहब ने संविधान के बारे में भी एक बात कही, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कहते हैं कि मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। अब 75 साल की जब असेसमेंट की बात है कि मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं शक्ति का अमर पर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। मैं शक्ति का अमर पर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। बाबा भीमराव का मन हूं, बाबा भीमराव का मन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का उद्बोधन हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। तो भारत के संविधान में जब बात हुई, और आप जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और उसका काम क्या था? उसका खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जब बात हुई, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर इतनी ताकत और जगह है। उसने कहा कि टू एंश्योर दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स शुड गेट एक्सेस टू द बेसिक फूड फॉर देयर एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, अगर इसका फर्दर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आता है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। और यहीं से निकलती है वो राह कि ऐसा जब वो कहते हैं जब कोई भूखा मरता है मेरा मन क्रंदन करता है, यानी भारत में कोई भूखा न मरे, कोई काला हांडी भारत में दोबारा न हो, कोई इस कारण परेशान न हो कि घर में खाना नहीं है। इसी कारण से अभी कोविड का जब घटना हुई, बहुत सारा समय आया ऐसा, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, और आप सब जानते हैं कि उसमें फ्री फूड ग्रेन्स देने की, खाद्य सामग्री देने की व्यवस्था है। अप्रैल 20 से दिसंबर 22 तक 2 साल में सरकार ने करीब 4 लाख करोड़ रुपया इसमें लगा, और अब इसको एक्सटेंड किया गया है 2028 तक। यानी संविधान से ये एश्योर हो रहा है कि कम से कम भारत में कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई इसलिए परेशान नहीं होगा कि बेसिक फूड नीड्स उसकी पूरी नहीं होती हैं। असेसमेंट जब हम करते हैं 75 वर्ष की, जब हम असेसमेंट करते हैं 75 वर्ष की, तो ये एक हमारे पास एक बात आती है कि देखिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 75 वर्ष की यात्रा में संविधान तो सफल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है। संविधान ने बहुत अच्छा भी किया है, अखंडता एकता सुनिश्चित करी, वरना विविधताओं से भरे इस भारत में न जाने कितने ऐसे चैलेंजेस हैं जो ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज। बिल्कुल सही बात है। 47 में भी प्रभावी जो चीज थी 50 में भी रही, 71 में भी रही, 2000 में भी रही और 2025 में भी रही। संविधान गाइडिंग प्रिंसिपल, तरीका, जीवन जीने का पद्धति, सब में हमारी मदद ये करता रहा। बनाने में लगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 114 मीटिंग्स हुई इसकी, और 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब कभी मन में आता है ना कि ये तो सब अच्छी बात हुई, सब अच्छा हुआ, पर क्या कभी संविधान कमजोर भी पड़ा? हमने 75 साल की आजादी में कभी देखा कि क्या भारत का संविधान कभी कमजोर भी हुआ? क्या ऐसी परिस्थिति भी आई, या कभी भारत के संविधान को कमजोर करने का प्रयास हुआ? ये प्रश्न मन में आता है कि क्या कमजोर हुआ या कमजोर करने का प्रयास हुआ भारत के अंदर? याद कीजिए 25 जून 1975, 25 जून 1975 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग हुआ। Article 352 of the Constitution was used to impose emergency. The emergency was declared by President Fakhruddin Ali Ahmed on June 25, 1975. President can declare emergency.
Emergency under Article 352 can declare national emergency on different grounds. First is war. Second is external aggression. Third is armed rebellion. ये provisions हैं उसके. और ऐसा भी नहीं है कि emergency पहली बार लगी देश में. पहली बार लगी 1962 में जब चाइना से वॉर हुई. दूसरी बार emergency लगी 1971 में जब पाकिस्तान से वॉर हुई. लेकिन जो तीसरी emergency लगी 25 जून 1975 को, उस समय देश में वॉर कोई नहीं हुई. उस समय देश में वॉर कोई नहीं हुई. और उसका रीजन क्या साइट हुआ अगर संविधान कमजोर हुआ? साइट किया गया साइटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू द कंट्री. इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू द कंट्री. पहली बार वॉर थी, दूसरी बार वॉर थी, तीसरी बार वॉर नहीं थी. एक कारण सबसे बड़ा क्या था? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था उस समय. उसका बड़ा प्रभाव था इस तीसरे निर्णय को लेने में. आप सब लोग जानते हैं कि वो क्या जजमेंट था. पर प्रभाव ये देखिए कि इलेक्शन, उसके बाद अधिकार दिए गए इस इमरजेंसी में इलेक्शन को कैंसिल करने का, सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड करने का, प्रेस को सेंसर करने का. और आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, और जो मेरे बच्चे यहाँ हैं उनको बिल्कुल नहीं होगी. कई दिन तक कई अखबारों के एडिटोरियल पेज ब्लैंक छापे विरोध में. कितने अखबारों को बंद किया गया उस समय. और 1 लाख पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर इम्प्रिजन्ड. 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया. पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, जर्नलिस्ट थे, और बहुत सारे समाज के लोग थे जिनको इसमें अंदर किया गया. और इमरजेंसी में ही 1976 में 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया. और उसको क्या कहा गया? इट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट मेड एक्सटेंसिव चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कमजोर करने का प्रयास हुआ? इट रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर कम की गई. सेंटर को ज्यादा पावर की गई. स्टेट्स की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज किया गया. और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए. कुछ उदाहरण के लिए बताता हूं. 39A, 43A, 48A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए गए. आचार्य कृपलानी जो उस समय बीमार थे, आचार्य कृपलानी बहुत बड़े नेता थे देश के, बहुत बीमार थे उस समय. उनका एक स्टेटमेंट आया कि आई हैव नो कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दैट इज लेफ्ट आर ओनली अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स. 2 एक्ट्स का और रेफरेंस देना चाहूंगा क्योंकि हमारे को, भारत के बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए. एक एक्ट कोट करता हूं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा. ये 1971 में आया. पाकिस्तान से वॉर थी, वॉर टाइम का ये एक्ट है. वॉर टाइम की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस एक्ट को लाया गया. और इसमें प्रोविजन था अलाउड फॉर सर्च एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट वारंट्स. बिना वारंट के आप प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को अंदर डाल सकते हैं, किसी को सब कुछ कर सकते हैं. और पहली बार भारत में वायर टैपिंग को अलाउ किया गया इस एक्ट के अनुसार. पर ये वॉर के लिए आया था, वॉर टाइम के लिए मीसा. और दूसरा एक और एक्ट है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, DIR. डिफेंस ऑफ इंडिया रूल बेसिकली जब देश में वॉर होती है ये इनेक्ट किया जाता है हर बार. और वॉर टाइम इनेक्ट किया गया. कब किया गया? भारत में पहली बार ब्रिटिशर्स के टाइम पे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, जब पहली वर्ल्ड वार चल रही थी. इसकी आवश्यकता थी. और इसमें एक प्रोविजन है कि 6 महीने के बाद में रिपील हो गया. वॉर खत्म हो गई, 6 महीने बाद रिपील हो गया, खत्म हो गया. सेकेंड वर्ल्ड वार आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा से, ब्रिटिश इंडिया ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 लेकर आए. वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो गई, वो रिपील हो गया. उसके बाद में 62 में चाइना से वॉर हुई. उस समय फिर से ये DIR 1962 आया फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ सिविल डिफेंस. जरूरत थी. 6 महीने बाद वॉर खत्म हुई. 6 महीने वॉर के खत्म होने के 6 महीने बाद रिपील हो गया. 1971 में वॉर हुई. 1971 में वॉर हुई तो फिर से आ गया ये DIR एक्ट 1971. इस बार रिपील नहीं हुआ. और इमरजेंसी में ये दोनों जो वॉर टाइम एक्ट थे, मीसा और DIR का जबरदस्त दुरुपयोग हुआ, जमकर दुरुपयोग हुआ इसका. और मीसा के अंदर 34,988 लोगों को जेल में डाला गया.
34,988 और DIR के अंदर डाले गए 75,818 लोग। कितने लोग होते हैं? 1,10,000 से कुछ ज्यादा। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ देश में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय जो जेलों में लोग गए थे उनकी संख्या थी 60,000। लगभग 60,000 से डबल लोग जेलों में डाले गए, संविधान को कमजोर किया। वॉर टाइम 2 एक्ट थे जिनका जमकर दुरुपयोग किया, संविधान को कमजोर करने का प्रयास हुआ। और कुछ घटनाएं आपको आती होंगी तो आप मन से सोचिएगा। मैं तो ये एक सबसे बड़ी घटना की उल्लेख कर रहा हूं। लेकिन देखिए, भारत का मन तो लोकतंत्र का है। भारत के लोग जाति बहुत बर्दाश्त करते नहीं हैं। चुनाव हुआ, सरकार भी बदली, और नई सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो खुद मीसा में 25 जून को अरेस्ट हुए थे। दुख भी पता था, दर्द भी पता था। तो 43rd एंड 44th अमेंडमेंट आया एक्ट 1978, और उस पहले में क्या था, सिविल लिबर्टीज जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको भी हटा दिया गया था। तो इन्होंने क्या करा, टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द रिकरेंस ऑफ द टेंडेंसी टू टेक ओवर द फंडामेंटल राइट्स। उसमें प्रोविजन किए कि अब आने वाली कोई सरकार आसानी से फंडामेंटल राइट्स को हटा ना सके, जो कि इमरजेंसी के दौरान आसानी से हटाए गए। 1942 अमेंडमेंट के बहुत सारे प्रोविजंस को रिपील कर दिया इस 1978 के एक्ट ने, 43rd एंड 44th अमेंडमेंट ने। लोकसभा और विधानसभाओं की जो ड्यूरेशन थी 5 से 6 कर दी गई थी, उसको वापस 5 लेकर आए। और they tried to restore the conditions of its pre-emergency state, condition of constitution to its pre-emergency state। और मीसा रिपील हुआ 1978 के अंदर। होना तो वॉर टाइम के बाद ही था, पर वो रिपील हुआ। तो 1978 में ये सारे प्रोविजंस फिर से हटाए गए, संविधान फिर से मजबूत हुआ देश का, और उससे फिर देश मजबूत हुआ। तो देश की एकता और अखंडता और देश के मन को, देश के लोगों को स्वाभिमान से जीने की गारंटी देता है भारत का संविधान। और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, वो इसका प्रभावी प्रकटीकरण है कि आज का दिन हमें संविधान के प्रति कृतज्ञता का भाव, संविधान बनाने वालों के प्रति कृतज्ञता का भाव, भारत के समझ रखने वालों के लिए कृतज्ञता का भाव रखने का ये दिन है। पिछले साल मैं जब 26 जनवरी की बात में बोल रहा था, तो मैंने राम बहादुर राय जी की एक पुस्तक का उल्लेख किया था, भारतीय संविधान अनकही कहानी। मैंने कहा था आप लोग उसको पढ़िएगा, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ी भी हो आप लोगों ने। और अभी तो राम बहादुर राय जी को कल पद्म भूषण भी मिला, जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं। हम सबके लिए भी गर्व और सम्मान की बात है। जब पुस्तक को पढ़ते हैं तो लगता है ये सब आसान नहीं था। मैं एक और बात करता हूं कि भारत चलता कैसे था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 3 एक्ट हैं। प्रोविजंस बदलते गए। तो भारत 1909 से 19 तक 1909 से चला, 1919 से 35 तक इस एक्ट से, बीच वाले एक्ट से चला, और बाद में 1937 से 1935 एक्ट से चला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ, हर लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने नजरिए से उसको देखा, और सही भी है। लेकिन जिस संवैधानिक व्यवस्थाओं से उस समय ब्रिटिश इंडिया चलता था, तो कुछ लोगों को इन सब प्रोविजंस में स्वतंत्रता का मार्ग दिखता था, और उन्होंने उसके आधार पर आंदोलन भी चलाया स्वतंत्रता का। कुछ लोगों को नहीं दिखता था तो उसके बियॉन्ड जाके चलाया उन्होंने। कुछ लोगों को उससे सत्ता का आकर्षण दिखता था। तो उसका परिणाम क्या आया? परिणाम देखिए, मैं सिर्फ हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूं कि आजादी बाद में आई और हमारे नेता सत्ता में पहले आए। आजादी बाद में आई, हमारे नेता सत्ता में पहले आए। संविधान सभा भी आजादी से पहले बनी। इन विषम परिस्थितियों में अपना संविधान बनाना, और उस संविधान का आज 75 साल बाद जब असेसमेंट करते हैं और भारत एक मजबूत राष्ट्र नजर आता है, तो ये आसान बिल्कुल नहीं था कि गाड़ी को एक्सीडेंट से निकाल के लाना कि गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए। उस प्रोविजंस भी देखने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ही सब कुछ होना है, 1935 के अंदर ही सब कुछ होना है। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बंधे हैं, ये सब मेंबर्स को समझना चाहिए। मेंबर समझने को तैयार नहीं थे इस बात को।
जब आप समझने को तैयार नहीं है, आप अपने पर्सपेक्टिव से जो सोचा आपने वही करना चाहते हैं, इतने बड़े देश में शायद आसान भी नहीं था और उस समय होता भी नहीं, तो ये बहुत बड़ा परिश्रम समझ की बात है। BN राव साहब ने ड्राफ्ट तैयार किया, अंबेडकर साहब ने उसको डिफेंड किया और उनका एक ऐतिहासिक भाषण है जब ये प्रपोज किया गया, मोशन मूव किया गया सारे प्रोविजंस के साथ में, उसको यदि आप पढ़ेंगे ना तो आपके मन में समझ आएगा कि कितना मुश्किल दुष्कर कार्य था और उसमें से बिना एक्सीडेंट के गाड़ी को निकाल के लेकर आना। हम सबको अपने को भी बधाई देनी चाहिए कि ऐसे लोग हमको मिले जो निकाल कर लाए। संविधान सभा को भी बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इसमें सहयोग से इसको बनाया। ये बहुत बड़ी बात है और आज 76वें गणतंत्र दिवस पर हम भारत के लोग हृदय से उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। एक प्रश्न है, मैं कई बार करता हूं कि अगर अंबेडकर न होते तो संविधान कैसा होता, इस पर तो रिसर्च करो ना। अगर अंबेडकर न होते तो संविधान कैसा होता, क्योंकि आज तो 75 साल का अनुभव भी है इस संविधान का हमें। और अगर अंबेडकर को 90% 95% माना जाता सारी बातों को, तो संविधान कैसा होता। लेकिन उसके बावजूद निकालकर जो लाए हैं और जो सशक्तिकरण हम सबका हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कोट करूंगा, राम नारायण सिंह थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हम समझते थे, मैं जरा एक आइडिया देने के लिए कह रहा हूं कितनी डिफिकल्ट परिस्थिति थी। वो कहते हैं कि हम समझते थे कि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता सीधे गांव के लोगों के हाथ में चली जाएगी, परंतु ऐसा लगता नहीं है। ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर्स का आग्रह था कि निर्वाचन में गांव को एक इकाई माना जाए। मैं पिछले साल बोल चुका हूं इस पे, इसलिए आज इस पे ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन जब बहुत विरोध हुआ, बहुत सारी बात चली कि ये संसदीय व्यवस्था डायरेक्ट जिसमें लोग वोट करते हैं, इसकी बजाय हमें गांव को इकाई मानकर डायरेक्ट वोटिंग वहां करनी चाहिए। बाद में एक अमेंडमेंट प्रपोज हुआ। वो अमेंडमेंट था कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और उन्हें स्वशासन के अंगों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा। अमेंडमेंट आया, अधूरे मन से ही सही, लेकिन इतना विरोध में कि सारी चीज न एक्सीडेंट, मैं कहता हूं ना एक्सीडेंट से बचाना, और ये उस समय अंबेडकर मान गए। तो सबको बड़ा हैरानी हुई कि मान कैसे गए इस बात को। वो मान गए कि चलिए इस प्रोविजन को डाल देते हैं कि आने वाले समय में कुछ इस तरह का हम व्यवस्था करेंगे। और अल्टीमेटली 73rd अमेंडमेंट 1992 हुआ, जो उसके मूल आधार के ऊपर था, जिसको आज हम बोलते हैं पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट। पर पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल अलग है। उसने ये वाली एग्जिस्टिंग व्यवस्था को के साथ छेड़ाखानी नहीं हुई। अगर उस समय कुछ बना होता तो वो उसके साथ छेड़ाखानी हो जाती, या उसको अलग तरह की एक व्यवस्था बनती। वो कैसी जाती है तो वक्त बताता, पर आई है ये बहुत अच्छी आई। इस कारण से मैं समझता हूं कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, उससे भी देश को फायदा, पंचायती राज व्यवस्था देश में आई है। अब हम सबसे जो अपेक्षा है, देखिए भारत में सबको वोटिंग राइट है, आसानी से सबको मिला। बाकी देशों में आसानी से मिला नहीं, कुछ मिला, कुछ को कम मिला, कुछ को कभी मिला, किसी को देर से मिला, पर भारत में पहले दिन से सबको मिला। तो हम सबको उसका आदर करना चाहिए और इलेक्शन जब भी हो हमें अपना वोट देना चाहिए। जिसको ठीक समझते हो उसको वोट दो अपना, पर वोट देना तो चाहिए। संविधान अपेक्षा करता है कि जब इलेक्शन हो भारत में कम से कम 90% वोटिंग होनी चाहिए। 10% का एब्रेशन ठीक है, पर अगर वोटिंग ही 60% 50% होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेना तो सब चाहते हैं, देना इतना सा भी नहीं चाहते। अभी दिल्ली में इलेक्शन है, मेरी आप सबसे आग्रह है कि आप जरूर वोट कीजिए, घूमने फिरने मत जाइए उस दिन। वैसे तो सरकार ने थोड़ा लिया है कि बीच में रखा है इस बार वीकडेज के, क्योंकि घूमने फिरने की, घूमना तो पूरा है ना, 365 दिन आपके पास हैं। ये जो मन इस तरह के, ये आप हम सब ऐसा सोच कैसे सकते हैं कि हम वोट न करें और कोई काम इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। अपना हमारा ये दायित्व है, हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो हम इलेक्शन में वोट करेंगे। इसको मर्जी करिए, इलेक्शन में वोट कीजिए, सोच समझ के वोट कीजिए। तो आज 26 जनवरी
76वां गणतंत्र दिवस, आप सबसे मैं संकल्प लेना चाहूंगा कि आप इलेक्शंस में अपनी पूरी जिंदगी में वोटिंग जरूर करेंगे, जिस मर्जी को कीजिए, करेंगे? ये तो संकल्प लीजिए ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हर वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिल्म आई थी जागृति, उसका एक गीत है कि तूफानों से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और संभालने का सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है वोटिंग, वोट करना। हम सबको करना चाहिए और हमको गर्व होना चाहिए इसके लिए। इस कारण से मैं एक बार फिर आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र होगा, संविधान वहां तक हमको बहुत मजबूती से लेके जाएगा। और भारत के लोग आज गर्व से सिर ऊंचा करते हैं कि हम एक प्रतिभाशाली सशक्त राष्ट्र हैं। भारत एक पढ़े लिखे लोगों का घर है। भारत दुनिया को ज्ञान की बातें पहले करता था, ज्ञान देता था, क्योंकि हमारा काम वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। आने वाले समय में भी भारत अगर शक्तिशाली होगा तो विश्व शांति के लिए होगा, विश्व कल्याण के लिए होगा, संसार के सब देशों की सहायता करने के लिए होगा, किसी को तंग करने के लिए नहीं होगा। इसीलिए यही भारत और भारत के लोग, भारत और भारत का संविधान हम सबसे अपेक्षा रखता है। तो आज के दिन मैं एक बार फिर से आपसे संकल्प चाहूँगा, एक और जो मैं हमेशा मांगता हूँ कि हम, क्योंकि वो पीढ़ी है, वो हम लोग हैं जिनको इस देश ने बहुत कुछ दिया है। हमको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और सतर्क रहने के लिए आवश्यकता है। तो आप एक संकल्प देंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इस देश के खिलाफ हो। आप लोग हाथ उठाइए, ये संकल्प दीजिए कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। ये देश और संविधान हमसे अपेक्षा रखता है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।